हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आज 13 मई हो चुका है और यूपी पुलिस 2026 एग्जाम की शुरुआत 8 जून से हो रहे हैं, यानी हमारे पास अब केवल 1 महीने का समय भी नहीं बचा है। आप जानते कि अगले 10 जून को तो पेपर समाप्त हो जाएंगे, यानी आज 13 मई है, यानी कि 28 दिन हमारे पास केवल बाकी है, ज़्यादा समय हमारे पास बाकी नहीं है। तो साथियों, जिस तरह से यूपी पुलिस के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और पहला दिन पहला सेट कैसा हो सकता है, वैसा सेट आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रश्न वैसा होगा जैसा पेपर में प्रश्न आप सभी से पूछा जाएगा। तो साथियों, इस क्लास में हम लोग 64 सवालों को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और यूपी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने आ रहे हैं। और आप सभी का टारगेट रहेगा कि आप 64 सवाल में से कम आप 34 सवाल सही करें और एक भी सवाल पे आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाले हैं। टारगेट आप बना कर रखिएगा। इस बार हमें अपने कट ऑफ को क्लियर करना है और आप काम क्या करेंगे कि सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे। एक भी प्रश्न का आप उत्तर छोड़ेंगे नहीं, सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे। जो भी प्रश्न का आपको उत्तर नहीं आता रहेगा उसे आप तैयार कर लेंगे इसी क्लास में, कि आपको एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। जैसा कि आपका पेपर 2 घंटे में समाप्त होगा, इसी 2 घंटे में आप सभी को 38 सवाल जीके के मिलने वाले हैं, 37 सवाल हिंदी के मिलने वाले हैं, 20 सवाल मैथ के मिलने वाले और 55 सवाल सबसे अधिक रीजनिंग के मिलने वाले हैं। 150 प्रश्नों का आपका पूरा पेपर होगा। एक प्रश्न आप सही करेंगे 2 नंबर, 300 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा। ऑफलाइन पेपर होगा और एक भी प्रश्न पे आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है, यानी आप पूरे 150 के 150 सवालों को उत्तर करेंगे, चाहे आपको आए या ना आए। तो जैसे पहले दिन पहला सेट आप सभी से यूपी आयोग आप सभी सवाल पूछ सकती है, वैसा प्रश्न पत्र आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बस इस क्लास को आप पूरा देख लीजिए, आप सभी को एक अंदाजा लग जाएगा कि कैसे कैसे सवाल आप सभी से इन चारों विषयों में पूछे जा सकते हैं। ओके, लेकिन आप सभी प्रश्नों का उत्तर इसी क्लास में तैयार कर लेंगे। ओके, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार इनमें से कौन सा है? तो वो लद्दाख पठार है। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को, निम्नलिखित में से किस शासक ने मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था? बताइएगा, किस शासक ने मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था? बलबन ने कराया, अब्राहिम लोदी ने, इल्तुतमिश ने या कुतुबुद्दीन ऐबक ने? अजमेर में हुआ था 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को, आगामी जनगणना 2027 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा लॉन्च किए गए 2 आधिकारिक शुभंकरों के नाम क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे, करंट अफेयर में सवाल पूछे जाएंगे। आगामी जनगणना 2027 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा लॉन्च किए गए 2 आधिकारिक शुभंकरों के नाम क्या रखे गए हैं? तो एक प्रगति और एक विकास है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को, प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली संधि कौन सी थी? प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली संधि इनमें से कौन सी थी? तो एक वर्साय की संधि थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली एजेंसी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली एजेंसी कौन सी है? तो वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेगा? परंपरागत कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथ ही जो परंपरागत कृषि विकास योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जैविक कृषि को बढ़ावा देना है। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को, भारत का IRDA भारत में किस उद्योग को नियंत्रित और विकसित करता है? भारत का जो IRDA भारत में है, ये किस उद्योग को नियंत्रित और विकसित करता है? तो ये बीमा को विकसित करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा,
क्वेश्चन और आगे बढ़ने से पहले साथियों, सबसे पहले आप यूपी पुलिस एग्जाम 2026 की टारगेट बना के रखे हैं, तो भाई 16 मई से पहले ये 10 टेस्ट सीरीज अपने पास मंगाकर अपनी तैयारी और भी अच्छी कर लीजिए, क्योंकि हमने आपको टारगेट दिया कि 16 मई से पहले ये पूरे 1500 नए क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। तो साथियों, जब एक टेस्ट आप ओपन करेंगे तो आप सभी को पूरे नए 150 सवाल मिलने वाले हैं, जिसमें से 38 सवाल जीके रहेगा, 37 सवाल हिंदी का रहेगा, 20 सवाल आपका गणित का रहेगा और 55 सवाल रीजनिंग का रहने वाले हैं। तो जैसा आपका पेपर होता है ना, वैसा प्रश्न पत्र आपको इस पीडीएफ में मिलने वाले हैं पूरे 10 टेस्ट सीरीज में। इसके अलावा हम आप सभी को संपूर्ण जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो भाई जिनको भी चाहिए, देखिए जिस आप सभी का सिलेक्शन हो सके और सिलेक्शन वाले प्रश्न भी होंगे, तो पीडीएफ के लिए आप सभी लोग इन नंबर पर व्हाट्सएप करके ये सारे क्वेश्चन मंगा लीजिए। और इसके लिए आपको मात्र 50 रुपीज़ पे करना होगा, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। मात्र 50 रुपीज़ में ये 10 टेस्ट सीरीज प्लस जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वॉकिंग विथ द कॉमरेड्स पुस्तक की रचना किसने की है? वॉकिंग विथ द कॉमरेड्स पुस्तक की रचना किसने की है? तो अरुंधति राय ने की है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 को, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की जो चौथी अनुसूची है वो किससे संबंधित है? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है? तो भाग 12 है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, मानवाधिकार किसके पास है? तो साथियों, मानवाधिकार किसके पास है? तो एक तो विद्यार्थियों के पास होते हैं, राज्यों के प्रमुख के भी पास होते हैं, अपराधियों के पास होते हैं, यानी सब लोग के पास होंगे। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पहले तो नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली है। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आयोग आप सभी से पूछ सकते हैं, वो प्रश्न हम लोग क्लास में कर रहे हैं। तो आपके पास नोटिफिकेशन ऑन रहना चाहिए कि क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन तुरंत आप सभी के पास जाए। तो अभी तुरंत आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, क्लास को जरूर लाइक करिएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और अन्य सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास होता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और अन्य सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो भारत की संसद के पास होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, भारत में उस स्थान का नाम बताइए जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर एवं हिंद महासागर मिलते हैं। भारत में उस स्थान का नाम बताना है जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं आपस में। तो वो कन्याकुमारी है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, भारत के गणतंत्र बनने के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा राज्यपाल कौन था? भारत के गणतंत्र बनने के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा राज्यपाल कौन था उस समय? कन्हैयालाल, माणिकलाल, मुंशी थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित अधिकारी को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए? तो किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी वो निष्पक्ष होनी चाहिए? तो सरकारी आयोग ने यह सिफारिश की थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, संविधान के किस संशोधन ने अनुच्छेद 39(a) को जोड़ा जिससे गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित की गई? तो साथियों, संविधान के किस संशोधन ने अनुच्छेद 39(a) को जोड़ा जिससे गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित की गई थी? तो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने जोड़ा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18 को, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो ये मैसूर में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को,
न्यूटन का गति का दूसरा नियम किसके संरक्षण के नियम की ओर ले जाता है? साथियों, न्यूटन का गति का दूसरा नियम किसके संरक्षण के नियम की ओर ले जाता है? तो संवेग के नियम की ओर ले जाता है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को। ग्लेशियर आमतौर पर कहाँ पर पाए जाते हैं? ग्लेशियर आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? तो आमतौर पर ये पर्वत में पाए जाते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को। भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? साथियों, भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कोलकाता शहर में हुई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को। कोई वस्तु स्थिर है तो उस पर लगने वाला बल कौन सा होगा? कोई वस्तु स्थिर है तो उस पर लगने वाला बल कौन सा है? तो भार है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को। भारतमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? साथियों, भारतमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? राजमार्गों का निर्माण करना है भारतमाला परियोजना का उद्देश्य। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए और हल करिए 24 नंबर को। 1973 में संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? तो साथियों, 1973 में संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? तो संविधान का 31वां संशोधन किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 200 में इसका वर्णन है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को। समान जलवायु परिस्थितियों में एक साथ रहने वाले पौधे और पशु समुदाय क्या कहलाते हैं? समान जलवायु परिस्थितियों में एक साथ रहने वाले पौधे और पशु समुदाय क्या कहलाते हैं? तो जैव मंडल कहलाते हैं। याद रखिए, जैव मंडल और जीव मंडल में अलग है, तो यहाँ पे जैव मंडल कहलाएंगे। ऑप्शन राइट आंसर होंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को। पाचन तंत्र का कौन सा हिस्सा अनपचे खाद्य पदार्थों में से जल और कुछ लवणों के अवशोषण में सहायता करता है? तो साथियों, पाचन तंत्र का कौन सा हिस्सा अनपचे खाद्य पदार्थों में से जल और कुछ लवणों के अवशोषण में सहायता करता है? तो ध्यान रखिएगा भाई, वो बड़ी आंत में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है, जैसे त्रिस्तरीय सरकार है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत है, सबसे छोटा लिखित संविधान भारत का नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को। अरुणाचल प्रदेश में काफी लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में काफी लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो भाई मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को। यातायात में जलन पैदा करने वाली धुंध मुख्य रूप से किसके कारण होती है? यातायात में जलन पैदा करने वाली धुंध मुख्य रूप से किसके कारण होती है बताइएगा? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना को किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया? साथियों, भारत की जो पहली भूतापीय विद्युत परियोजना है, इसको किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया? तो लद्दाख में, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है? पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक कौन सा है? तो वो सिलिका है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे भाई? तो श्रवण बेलगोला में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिए जरा क्वेश्चन नंबर 34 को। भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है? साथियों, भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है? तो वो चीन देश नहीं है भाई। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या बनेगा?
निम्नलिखित में से सास का तत्सम शब्द क्या होगा? तो साथियों अब यहां से हम लोग हिंदी के सवालों को डिस्कस करेंगे। सास का तत्सम शब्द क्या होगा बताइएगा आप लोग। तो सास का तत्सम शब्द होगा स्व शुरू होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को, मैं चाहता हूं कि तुम आ जाओ वाक्य का प्रयोजन कैसा है? संकेतार्थ है, संभावनार्थ है, या इच्छार्थ है कि आज्ञार्थ है? मैं चाहता हूं कि तुम आ जाओ, ये एक तरह की इच्छा हो रही है ना, तो ये कौन सा प्रयोजन है? इच्छार्थ है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। साथियों लास्ट में आप सभी से स्कोर भी पूछेंगे, जरूर बताएगा। मैथ और रीजनिंग का एक भी सवाल छोड़ेंगे नहीं आप लोग, ओके। और सभी प्रश्नों का उत्तर साथ में तैयार कर लेंगे कि आपको एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। निम्नलिखित शब्दों में आगत शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें पत्ता आगत शब्द नहीं है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को, वाक्य मोहन पढ़ता है निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? वाक्य मोहन पढ़ता है किस क्रिया के उदाहरण है ये? तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो साथियों वह वाक्य चुनिए जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो वो वाक्य कोई आदमी आ रहा है, इसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को, किस वाक्य में संबंध कारक है? साथियों किस वाक्य में संबंध कारक है? संबंध यानी यह सामान मेरा है, इसमें संबंध कारक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, कौन सा है? गृहिणी। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प हो। तो साथियों इन प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करना है जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प हो। तो भाई शौक प्लस इन शौकीन, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? तो ये पश्चिमी हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। तो साथियों टारगेट यही रखिएगा कि जो आपके पेपर में 150 सवाल पूछेंगे, कम से कम भाई आप 145 प्लस का टारगेट रखेंगे। टारगेट हमें ऊपर रखना है, बड़ा रखना है, कम टारगेट नहीं रखना है। क्यों, हमारा तैयारी हो या ना हो, लेकिन टारगेट हमें बड़ा ही रखना है। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होने वाला, सभी प्रश्नों का उत्तर भी करना है हमें, ठीक है। गोला भरना होगा, ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 44, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? तो साथियों किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? तो मुझे आने तो दो, इसमें निपात का प्रयोग हुआ है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को, उच्चारण के समय मुख में विशेष घर्षण निम्न में से किन वर्णों में होता है? उच्चारण के समय मुख में विशेष घर्षण किन वर्णों में होता है? स, य, ल या च में? तो सबसे अधिक सम होता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को, क्योंकि किस प्रकार का व्यय है? तो साथियों क्योंकि किस प्रकार का व्यय है? तो ये समुच्चय बोधक है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। साथियों तद्भव शब्द का चयन करिए। तो तांबा एक तद्भव शब्द है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 को, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? बचपन जैसे भाव पैदा करता है, बुढ़ापा भी एक भाववाचक संज्ञा है, मोटापा भी, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 को, पसेरी में कौन सा समास है? तो साथियों पसेरी में कौन सा समास है? तो इसमें द्विगु समास है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को, बिना किसी प्रयास के वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। साथियों बिना किसी प्रयास के वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है, तो अनायास होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को, तो साथियों अब रीजनिंग के सवाल है, हल करिए भाई आप लोग। तो दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा।
8, 23, 38, 53, 68 प्रश्नवाचक चिन्ह। हल करिए। 8, 23, 38, 53, 68 बताइए इसके बाद कौन सी संख्या आएगी। नंबरों का श्रृंखला बढ़ रहा है यानी इसमें कुछ ना कुछ जोड़ा होगा। जैसे 8 से 23 तो प्लस 15 हुआ है, 23 से 38 प्लस 15 हुआ है, 38 से 53 प्लस 15 हुआ है, 53 से 68 प्लस 15 हुआ है। इसमें भाई आप जाने कि प्लस 15 का लॉजिक है, तो 68 में प्लस 15 करेंगे तो कितना आएगा, 83 आएगा, जो कि सॉल्व का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 52 को। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। साथियों 4 ऑप्शन दिया गया, 3 ऑप्शन एक पैटर्न जैसा होगा लेकिन एक अलग होगा, तो वही बताना है यार। विषम का मतलब कि 3 समान होते हैं, एक अलग होते हैं, तो एक वाले अलग को बताइए। C9 है, E25 है, I89 है, G49 है, कौन सा अलग है। जब भी साथियों अक्षर और नंबर साथ में देना है तो आप क्या करिए कि नंबर लिख लीजिए अक्षर का भी। जैसे C3 है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, देखिए C9 हो गया। फिर E25 आप जानते E होता है 5 नंबर का, तो E कितना होता है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, देखिए E25 है। I देखिए यहाँ पे 89 दिया है, I कितना होता है 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए भाई आपका कितना दिया है 89 दे दिया है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए D देखिए G49 है, आप जानते हैं कि G होता है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, जो कि प्रश्न में दिया 49। लेकिन सी वाले ऑप्शन में देखिए जो अक्षर है उसका कोड करके उसका स्क्वायर नहीं दिया है ना। ये 9 का स्क्वायर तो आप जानते हैं 81 होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रश्न में 49 दिया है, सॉरी 89 दिया है, तो इसी तरह क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को। ABCDE और F केंद्र की ओर मुख करके गोलाकार तरीके से बैठे हैं। जैसे कि एक गोलाकार केंद्र है, ये इसका बीच केंद्र है ना, तो कितने लोग हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 लोग। 6 लोग को हमें बैठाना है इसमें, 1 2 अच्छे से बनाते हैं भाई, ये 6 लोग को हमें बैठाना है इसमें ना, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को बैठाते चलेंगे। डी जो है F और B के बीच में है, डी जो है वो F और B के बीच में बैठा है, तो साथियों F को हम यहाँ बैठा देते हैं, F को यहाँ बैठा देते हैं, B को हम यहाँ बैठा देते हैं, तो इसके बीच में D को यहाँ बैठा देते हैं। पहला लाइन के अकॉर्डिंग देखिए D जो है वो F और B के बीच में बैठा है, जैसा सवाल बोलोगा हम वैसा करेंगे, तो F और B के बीच में हमने D को बैठा दिया, पहला लाइन क्लियर हो गया। उसका देखिए A जो है वो D के बाएं से दूसरे स्थान पर, यानी D के बाएं से, D यहाँ पे है तो इसका बाएं तो इधर होगा, F की तरफ होगा, वो भी दूसरे स्थान पे A बैठा, तो A को यहाँ बैठा देते हैं। और E के दाएं से दूसरे स्थान पे है। भाई साहब सवाल में थोड़ा सा और हमें पढ़ना चाहिए, जैसे A जो है ना वो D के बाएं से दूसरे स्थान पे, लेकिन E के दाएं से, तो साथियों हम ऐसा काम करते हैं कि E को हम यहाँ बैठाएंगे तो E का दायां साइड इधर ही होगा, तो देखिए दूसरे स्थान पे A आ जाएगा, पूरा हो गया। अब A का अभी पंक्ति खाली है, कौन नहीं बैठा है, C नहीं बैठा, तो C को यहाँ बैठा लीजिए। तो साथियों A के सम्मुख कौन है, A के सम्मुख कौन है, A के सामने देखिए भाई B है ना, यही वाला B है, लेकिन या तो B होगा या F होगा। जब भी इस तरह का साथी सवाल आए तो हमेशा याद रखिए आपको B या तो F पे जाना होगा। जैसे डायरेक्ट भी आपका देखिए B दिया है और F भी दिया है, लेकिन आपको जो अपना आंसर सीट में गोला भरना होगा या तो B या तो F पे जाना होगा, क्योंकि आप F यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ पर B कर सकते हैं, ऐसे आप सवाल को हल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जब इस तरह का सवाल है एक में B और F जो आपका आंसर हो, जैसे कि मान लेते हैं कि आपका इसमें आंसर एक के सम्मुख कोई D हो जाता, तो यहाँ पे D और F दिया होता है, D B दिया होता है, ठीक है, तो प्रायिकता आपको पहले अलग देना है, जैसे B या F को, तो पहला ऑप्शन इस तरह का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन ये 99 केस के सवाल आपके पेपर में न दे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 54 को। एक निश्चित कोड में 48 का अर्थ विच स्कूल है और 968 का अर्थ कॉलेज एंड स्कूल है, तो स्कूल के लिए कोड क्या होगा, सातों स्कूल के लिए कोड बताएंगे आप सभी लोग। तो कॉमन चेक करिए, जब सिंगल पूछता है तो कॉमन चेक करते हैं ना, कॉमन इसमें मिल जा रहा है। देखिए जैसे स्कूल इसमें है और स्कूल इसमें है, तो स्कूल कॉमन है, तो उसी प्रकार नंबर में कोई ना कोई नंबर कॉमन होगा। देखिए 8 जैसे इसमें भी है, 8 इसमें भी है, तो स्कूल का कोड क्या होगा
8 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, यहाँ तक आप सभी किसी प्रकार का डाउट इस सवाल में? चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 को। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। कलम का संबंध लिखना से तो चाकू का संबंध किस हो जाएगा, बताइएगा। बहुत आसान सवाल हो गया ये तो भाई। कलम से हम लोग लिखते हैं, चाकू से किसी वस्तु को काटते हैं यानी काटना होगा। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 को। अब इस सवाल का राइट आंसर आप बताएंगे, सभी स्टूडेंट हल करेंगे। A@B का अर्थ है ए जो है बी का पति है। A एंड B का अर्थ है ए जो है बी की माता है। A#B का अर्थ है ए जो है बी की पुत्री है। यदि L@M एंड K@J#P है तो J का L से क्या संबंध है, बताइए। हल करिए, सवाल का राइट आंसर क्या निकल के आएगा। साथियों ये सवाल बहुत आसान सवाल होता है। जैसे कि देखिए समीकरण को देखिए, यल है और यम है, जो बीच में @ है इसको मत लिखिए आप लोग। और इसका मतलब देखिए प्रश्न में दिया क्या है, @ A का बी का अर्थ है ए जो है बी का पति। यहाँ पे साथियों ना यम का पति कौन हो जाएगा जानते हैं, यल हो जाएगा। बस यही आपको लिखना है, यम का पति इसमें यल हो जाएगा। उसी प्रकार यम के बाद एंड के है। अब एंड का मतलब देखिए प्रश्न में क्या दिया, ए एंड बी का अर्थ है कि ए जो है बी की माता है। यहाँ पे के की माता हो जाएगी एम, के की माता एम हो जाएंगी, ठीक है। फिर उसका देखिए K@J है, ठीक है। तो यहाँ पे @ का फिर देखिए A@ का अर्थ है कि ए जो है बी का पति। यहाँ पे जे फिर से कौन हो जाएगा, जे का पति के हो जाएगा। फिर J#P है लास्ट वाला ना। हैशटैग देखिए A#B का अर्थ है कि ए जो है बी की पुत्री। यहाँ पे पी की पुत्री कौन हो जाएगी, पी की पुत्री जे हो जाएगी। अब पी बच रहा अकेला तो इसको अपने आप को मान लीजिए, यानी मैं हो गया। मेरी पुत्री जे हो जाएगी। मेरी पुत्री के पति के हैं भाई, मेरी पुत्री जे है, पी अपने आप को हमने माना, ठीक। मेरे पुत्री है भाई, मेरी पुत्री जे, मेरी पुत्री के पति के हैं। और मेरी पुत्री के पति की माता देखिए एम है। और मेरी पुत्री के पति के माता के पति, यानी ये तीनों जो है यल एम के आपस में क्या है, यल एम। तो पहले तो भाई देखिए पति पत्नी आपस में हो गए, और इनका बेटा के है। और मेरी बेटी जो है जे, ये इनकी पुत्र वधू है ना भाई, क्या हो जाएगा भाई। जैसे कि मैं, मेरी पुत्री जे है और इसके पति यानी क्या है, मेरी बेटी है ये जे, मेरे बेटी के जो पति है वो के हैं, और के की जो माता है वो यम है, और पति को यानी यम की जो माता हो, यम की जो माता है इनके पति क्या रहेंगे, के पिता ही लगेंगे ना। तो सवाल ये क्या पूछा था हमसे, जे का यल से संबंध, यानी जे का यल से भाई पुत्र वधू हो जाएगी। यानी उनके यल के बेटे की, हमारी बेटी क्या है भाई, वधू है, पुत्र वधू है, उसकी पत्नी है, उनकी बेटे की पत्नी है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, थोड़ा सा दिमाग लगेगा आप लोग। तो इस तरह से ये सवाल आप हल करेंगे अपने पेपर में। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 57 को। तो साथियों इसी बात पे आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए भाई, कि क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए। आपका एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए, डेली क्लास आप सभी को करनी है। यदि रेड को UHG के रूप में कोडित किया जाता है तो ब्लू को किस रूप में कोडित किया जाएगा। साथियों रेड दिया है RED, रेड का कोड UHG। जैसे R होता 18, U होता 21 तो +3 इसमें हुआ है। E होता 5, H होता 8 तो इसमें +3 हुआ है। D 4, G 7 तो +3 इसमें, यानी इसमें लॉजिक क्या भाई +3 का है। तो पूछा किसका, ब्लू का, BLUE, ठीक है। B होता 2, L होता 12, U होता 21, E होता 5 तो साथियों +3 इसमें, +3 इसमें, +3 इसमें, +3 इसमें। 3 2 5, 5 पे कौन अच्छा रहता, E आता है। 12 3 15, 15 पे O आता है। 21 3 24, E X आता है। 5 3 8, E H आता है। EOXH, EOXH देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 58 को। नमिता प्रिया से लंबी है लेकिन माधुरी जितनी लंबी नहीं है। रीना नमिता से लंबी नहीं है लेकिन सबसे छोटी भी नहीं है। उनसे तीसरा सबसे लंबा कौन है, उनमें से तीसरा सबसे लंबा कौन है, बताइए। हल करेंगे साथियों। ये आपका बढ़ते क्रम में हमने एक डंडा खींच दिया, आप बैठाइए।
नमिता प्रिया से लंबी है लेकिन माधुरी जितनी लंबी नहीं है। साथियों सवाल क्या पूछा है कि नमिता प्रिया से लंबी, मान के चलते हैं साथियों कि नमिता प्रिया से लंबी नहीं है। पहला लाइन से नमिता प्रिया से लंबी नहीं है, नमिता प्रिया से लंबी नहीं है, नमिता जो है वो प्रिया से लंबी नहीं है, यानी प्रिया को हम यहाँ बैठा देते हैं भाई, क्योंकि सवाल बोला है कि देखिए बढ़ते क्रम में, यानी नमिता प्रिया से लंबी है, नमिता जो है वो प्रिया से लंबी है, ये बढ़ते क्रम यानी नमिता यहाँ पे बड़ी है, प्रिया छोटी है, लेकिन माधुरी जितनी लंबी नहीं है। माधुरी यानी जितनी लंबी नहीं, यानी नमिता जो है वो भाई, नमिता जो है प्रिया से लंबी नहीं लेकिन माधुरी जितनी लंबी नहीं है, यानी माधुरी ऊपर सबसे बड़ी होनी चाहिए भाई सवाल के अकॉर्डिंग। क्यों भाई? पहला लाइन के अकॉर्डिंग कि नमिता जो प्रिया से लंबी नहीं है तो प्रिया छोटी भाई नमिता से, लेकिन माधुरी जितनी लंबी भी नहीं है, यानी माधुरी बड़ी होगी नमिता से सवाल के अकॉर्डिंग। दिमाग लगाइए। उसका देखिए रीना जो है वो नमिता से लंबी नहीं है, नमिता से लंबी नहीं है रीना, यानी रीना यहाँ पे आ जाएगी भाई, लेकिन सबसे छोटी भी नहीं है, देखिए सबसे छोटी भी नहीं है, यानी प्रिया सबसे छोटी होगी भाई, है ना। तो उनमें से तीसरा सबसे लंबा कौन है भाई? यही नमिता तो है। तीसरा देखिए सबसे छोटी प्रिया है, दूसरे नंबर के आर का मतलब रीना और एन का मतलब नमिता, नमिता है भाई। उनमें से तीसरा सबसे लंबा कौन है? नमिता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथियों सवाल में किसी प्रकार डाउट? एक बार फिर से आप समझिए, देखिए हम आपको फिर से समझाते हैं। जैसे सवाल में क्या बोला था, पहला लाइन नमिता जो है वो प्रिया से लंबी है लेकिन माधुरी जितनी लंबी नहीं है। साथियों नमिता जो है वो प्रिया से लंबी है, मानते प्रिया को हम यहाँ बैठा देते हैं, है ना, लेकिन माधुरी जितनी लंबी नहीं है, यानी माधुरी ऊपर होगा भाई, ऊपर होगी नमिता से, क्योंकि सवाल बोला कि नमिता प्रिया से लंबी लेकिन माधुरी जितनी लंबी नहीं है, तो नमिता क्या होगा भाई? माधुरी बड़ी होगी ना नमिता से, प्रिया छोटी होगी भाई नमिता से। ठीक, पहला लाइन हो गया। फिर उसका देखिए दूसरे का लाइन, रीना जो है नमिता से लंबी नहीं है, रीना नमिता से लंबी नहीं लेकिन सबसे छोटी भी नहीं है, यानी प्रिया सबसे छोटी होगी भाई इसमें, तो यहाँ पे रीना बीच में आ जाएगी, क्योंकि देखिए रीना जो नमिता से लंबी नहीं है तो नमिता बड़ी है रीना से, रीना छोटी है नमिता से। अब देखिए तो उनमें से तीसरा सबसे लंबा कौन है? तीसरा कौन है? नमिता है ना, यन से हमने लिखा है, तो इसी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त? चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 59 को। यदि आप दक्षिण पूर्व की ओर मुख करके शुरू करते हैं और 225 डिग्री वामावर्त घूम जाए तो इस समय आप किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं? भाई साहब पहले आप वामावर्त और दक्षिणावर्त के बारे में आप जानते हैं कि नहीं? वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जो ऐसे चलता है, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, यही दो बात आप ध्यान रखिएगा, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज। अब देखिए जैसे दिशा हो गया ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अब देखिए दक्षिण पूरब दिया है, यानी हमें इसमें उपदिशा बनाना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट ही हो जाएगा, वेस्ट साउथ ही हो जाएगा, वेस्ट नॉर्थ ही हो जाएगा। क्लियर? अब आप जानते हैं कि ये पूरा 90-90 डिग्री का होता है, ये पूरा 90-90 डिग्री का होता है, लेकिन भाई जब ये उपदिशा हम बना देंगे तो ये कितने को होगा? 45 डिग्री, ये कितने को होगा? 45 डिग्री, ये कितने को होगा? 45, ये सभी आपस में 45-45 डिग्री बढ़ जाएंगे भाई। 90 का आधा क्या होता है? 45 है ना, तो 45-45 आधा हो जाएंगे ना भाई, 90-90 का आधा हो जाएंगे 45 जब हम उपदिशा बना देंगे। समझ गए आप लोग? डिग्री जानते हैं कि 90-90 का पूरा होता है, लेकिन भाई जब दिशा की बात आ जाए उपदिशा की तो वो 45-45 डिग्री हो जाते हैं, तभी तो 225 डिग्री हम बना पाएंगे। जैसे देखिए सवाल क्या बोला है, अब ध्यान से आप समझिए कि आप दक्षिण पूरब की ओर यानी साउथ ईस्ट में हैं, यानी आप इधर हैं, इधर हैं, है ना, साउथ ईस्ट में आप हैं, तो आप यहीं से ना 225 डिग्री वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम गए, यानी आप साउथ ईस्ट से हैं तो साथ ही साउथ ईस्ट से आप ईस्ट पे जाएंगे तो 45 डिग्री घूम जाएंगे, फिर ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट पे जाएंगे फिर 45 डिग्री घूम जाए, फिर साथ ही नॉर्थ ईस्ट से आप डायरेक्ट नॉर्थ पहुंच गए तो यहाँ से फिर 45 डिग्री घूम गए। कितना हुआ? 45-45-90, साउथ ईस्ट से ईस्ट तक 45, ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट 45-45-90, नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ 45-90, 45 135, 135। अभी हमें 225 डिग्री घूमना है,
135 फिर 45 कितना हो जाएगा 180, 180 फिर 45 ये 225, यानी भाई साउथ ईस्ट से लेकर 225 डिग्री यहाँ होगा, यानी वेस्ट पर, पश्चिम पर होगा भाई। देखिए ये 45 ठीक है, और ये 90 होगा पूरा, ये 90 कितना होगा 90 45 135, 135 135 और ये पूरा 90 कितना हो जाएगा भाई 90 10 225 हो तो गया। साउथ ईस्ट से लेकर जब आप वेस्ट पर आएंगे तब जाकर आपको 225 डिग्री होगा, वो भी वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो अब साउथ ईस्ट से है आपने शुरू किया, जब हमने आपको बोला कि आप 225 डिग्री वामावर्त घूम जाइए, तो इस समय आप किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं, तो वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम की तरफ आप होंगे। बस क्लियर हो गया सवाल, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों मेरे किसी प्रकार का डाउट इस सवाल में आप सही जरूर बताएंगे, सभी स्टूडेंट बताएंगे, डाउट लेकर आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे मेरे दोस्त। ठीक है आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 60 को। यदि माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ घटाना है, गुणा का अर्थ जोड़ है, तो इस समीकरण का मान क्या होगा? इस समीकरण का मान क्या होगा? तो साथियों पहले हम लोग समीकरण को बनाएंगे ना। 18 गुणा है, गुणा का अर्थ क्या दिया है साथियों? तो गुणा का अर्थ जोड़ है, तो गुणा की जगह हम जोड़ रख देंगे 36। 36 के बाद देखिए माइनस है, माइनस का अर्थ क्या दिया? माइनस का अर्थ भाग है, तो माइनस की जगह में भाग करना होगा। 36 6 फिर उसका देखिए 6 के बाद भाग है, भाग का अर्थ क्या है? घटाना है। यहाँ पर देखिए भाग का अर्थ घटाना, तो भाग की जगह घटाना है। 2 के बाद देखिए प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है? गुणा है, तो प्लस की जगह गुणा रख देंगे। ठीक समीकरण बनके तैयार हो चुका है, इसमें बॉर्डर स्कीम लगा दीजिए। 18 प्लस 6 के बाद 36 में देंगे 6 बार में, यहाँ से 1 सेकेंड, तो 18 प्लस 6 के बाद 36 में दिया 6 माइनस 2 गुणा 3 हो गया। ठीक 18 प्लस 6 माइनस 2 तिहाई 6, 18 6 24, 24 में से 6 घटा देंगे तो 18 हमारा आंसर हो जाएगा। इस सवाल का बी ऑप्शन जो बनेगा ना आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 61 को। यदि रबर को बॉक्स, बॉक्स को पेंसिल, पेंसिल को शार्पनर तथा शार्पनर को थैला कहा जाता है, तो एक बच्चा किससे लिखेगा? बताइए, दिमाग लगाइए आप लोग। रबर को बॉक्स, बॉक्स को पेंसिल, पेंसिल को शार्पनर, शार्पनर को थैला कहा जाता है, तो एक बच्चा किससे लिखेगा? साथियों पहले तो बच्चा किससे लिखता है? आप कहेंगे सर जी बच्चा तो पेंसिल से लिखता है, बच्चा पेंसिल से ही लिखेगा ना, लेकिन सवाल में पेंसिल को कहा किया गया है, पेंसिल को शार्पनर कहा गया, यानी बच्चा किससे लिखेगा? शार्पनर से लिखेगा। ठीक है शार्पनर से लिखेगा। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। ध्यान रखिएगा सवाल के लॉजिक को आप सभी को समझना है। बच्चा तो सर जी लिखेगा पेंसिल से, लेकिन प्रश्न में सवाल में आपका पेंसिल को बोला क्या गया है? पेंसिल को देखिए यहाँ पे शार्पनर तथा शार्पनर को थैला कहा गया, यानी पेंसिल को शार्पनर कहा गया, तो बच्चा किससे लिखेगा? शार्पनर से लिखेगा। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 62 को। 51 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 8 किलोग्राम मक्के को 68 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 9 किलोग्राम मक्के के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रित मक्के का प्रति किलोग्राम क्या होगा? तो साथियों 8 किलोग्राम मक्के का मूल्य कितना हो जाएगा? 8 किलोग्राम का, तो 8 गुणे 51 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 कम 8, 8 पंजे 40, 408 रुपये के बराबर हो जाएगा। और 68 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 9 किलोग्राम, यानी 9 किलोग्राम का मूल्य का कितना होगा? 9 गुणे 68 होगा भाई। 9 8 72 का 2 7, 9 6 54, 54 6 61, 612 के बराबर हो जाएगा। तो मिश्रित मक्के का प्रति किलोग्राम पूछ रहा है भाई, तो प्रति किलोग्राम औसत कितना होगा? इसको पहले जोड़िए, 8 2 10 का 0 1 2 6 4 10, यानी 1020 रुपये आएगा। ठीक है अब सवाल क्या पूछा है कि प्रति किलोग्राम, यानी ये 8 प्लस 9 दोनों 8 किलो 1 9 ग्राम है, 9 किलो यानी 17 किलोग्राम हो जाएगा ये। अब इनका भाई औसत निकालना है, तो अब आप सभी को ना 1020 से 17 का भाग करवाना पड़ेगा, तब आंसर आएगा आप सभी का। इसी तरह सवाल हल करेंगे ना भाई। 1020 में आप 17 का भाग करवाइए, कितना आएगा? जैसे देखिए 51 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले जो 8 किलोग्राम मक्के को
₹68 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 9 किलोग्राम मक्के के साथ मिलाया जाता है। तो मिश्रित मक्के का प्रति किलोग्राम का औसत मूल्य क्या होगा? तो 8 गुणे भाई क्या कर देंगे पहले, 408 हो जाएगा। 9 किलोग्राम का ₹68 के मूल्य से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 12, टोटल जोड़ेंगे तो 1020 आएगा। अब औसत पूछ दिया किलोग्राम वाला, तो एक देखिए 8 किलोग्राम था, एक 9 किलोग्राम था, तो दोनों कितना हो जाएगा? 17 किलोग्राम हो जाएगा। अब ये 1020 में हम 17 का भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 17 छक्का 102 होता है, यानी कितने हो जाएंगे भाई? ₹60 हो जाएंगे। तो औसत मूल्य कितना होगा? ₹60 होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 63 को। 853 गुणे 452 गुणे 226 गुणे 1346 के गुणनफल में निम्नलिखित में से कौन सा इकाई अंक है? साथियों 853 गुणे 452 गुणे 226 गुणे 1346 गुणे, तो भाई इकाई अंक बताना है। कौन निकालेगा? आप जब पेपर में इस तरह का सवाल आए तो आप गुणा करने चले जाएंगे कि आप कुछ दिमाग लगाएंगे? भाई इकाई अंक पूछा ना, तो बस आप इकाई अंक उठाइए। जैसे देखिए 853 के इकाई अंक 3 है, गुणा 452 का इकाई अंक 2 है, गुणा 226 का इकाई अंक 6 है, 1346 का इकाई अंक 6 है। अब इसका मल्टीप्लाई के देखिए 3 दूना 6, 3 का 2 में मल्टीप्लाइंगे 6। अब जो इतना आया है 3 दूना 6, 6 का मल्टीप्लाई 6 में करें कितना आएगा? 36 आएगा ना। 36 तो इसका इकाई अंक लीजिए केवल आप, ठीक है, इसका इकाई अंक लीजिए। अब 6 का फिर 6 मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 36 आएगा। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6वां हो जाएगा भाई आपका। सी ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ओके मेरे दोस्त, हमेशा याद है, जैसे कि आप ये लिखिए भी मत, जल्दी करने का तरीका एक और है। जैसे कि देखिए ऐसे, जैसे आपके पेपर में इतना आ गया तो आप इकाई अंक ले लीजिए। 3 दूना 6, 6 36, 36 है यहाँ पे, तो फिर 6 लीजिए केवल इकाई अंक, फिर 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे कितना आएगा? 36 आएगा ना। तो इसका अंक क्या हो जाएगा? 6वां तो हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बस इतना काम आपको करना है भाई। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए और लास्ट सवाल आज के इस सेशन का। 3, 6, 12 और बी का लगातार समानुपात में है, तो बी का मान ज्ञात करिए। लगातार बात कर दिया भाई, तो 3:6 डबल अनुपात 12 बी है, तो बी का मान क्या होगा? साथियों 3 का मल्टीप्लाई बी में हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 12 में हो जाएगा। बस हल कर दिए। 3 इंटू बी बराबर 6 इंटू 12, तो यहाँ से b का वैल्यू क्या होगा भाई? 6 गुणा 12 और ये 3 भाग करा देगा। 3 चौका 12, 6 चौका 24 आएगा। 3 चौका 12, 1 सेकेंड, 3 चौका 12 तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 24 तो आएगा, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना आया? 24 आया। तो देखिए b का वैल्यू 24 है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये आपका 64 सवाल पूरा कंप्लीट हो गया। तो बताइए साथियों, आप सभी का 64 सवाल में से लगभग कितना स्कोर बना? सभी ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक प्रश्न का सवाल बहुत ही शानदार तरीके से याद हुआ होगा, तैयार हुआ होगा। यदि आपको किसी भी सवाल पे थोड़ा भी डाउट है तो साथियों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लगातार साथियों इसी तरह क्लास आएगी, एक भी दिन का गैप नहीं होगा मेरे दोस्त, ठीक है। और आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आपको क्या करना है इस टाइम कि प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर लगाना है भाई, रिवीजन अच्छे से करना है, हर एक टाइप का क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक है। जो भी पढ़िए आप पूरा सटीक उसे तैयार कर लीजिए कि आपको दोबारा वो क्वेश्चन देखने की जरूरत न पड़े। जब भी आपके पेपर में वो सवाल आए तो आप उसे कर ले जाएं। ओके, तो चलिए साथियों इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे। ओके, तो आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं साथ एक और नए क्लास में। और इस क्लास को आप शेयर भी करिए अपने स्टूडेंट में, आप जिस भी ग्रुप में रहते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए हम इतना मेहनत कर पाते हैं। तो चलिए दोस्त, मेरे इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।